ये चैप्टर द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने एक बार कहा था कि इंडिया के पास हमेशा खुद को बार बार नया रूप देने और बदलने की शक्ति रही है, और ये चैप्टर इसी बात को समझाता है। मौर्य एम्पायर की यात्रा से वापस आने के बाद भविष्य और ध्रुव फिर से एक नए हिस्टोरिकल एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। एक बार फिर उन्होंने इतिहासा का यूज किया और हिस्ट्री के एक नए पीरियड में पहुंच गए। वहां उन्होंने कई तरह के आर्ट पीसेस देखे और हर एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रहा था। इससे उनके मन में सवाल आया कि क्या ये कलाकृतियां एक ही राज्य की हैं या अलग-अलग किंगडम से जुड़ी हुई हैं। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के एक काफी लंबे दौर का सफर करते हैं और समझते हैं कि उस समय इंडिया कैसे बदला। एम्परर अशोका के बाद के रूलर्स के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहासकार आमतौर पर मानते हैं कि आखिरी मौर्य शासक को लगभग 185 बीसीई के आसपास उसके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। इसी घटना के साथ मौर्य एम्पायर का अंत हो गया, जो अशोका के शासन के लगभग 50 साल के अंदर ही हो गया। एम्पायर के टूटने के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई नए किंगडम्स उभरकर सामने आए। इनमें से ज्यादातर राज्य पहले मौर्य एम्पायर के अधीन छोटे या ट्रिब्यूटरी राज्य हुआ करते थे। इस दौर में भारत का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए वहां प्रवेश करना आसान हो गया। क्योंकि कई क्षेत्रों को दोबारा नए और स्वतंत्र किंगडम्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इसलिए इतिहासकार इस समय को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये किंगडम्स लगातार एक दूसरे से शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता कर रहे थे। इस दौर में भारत का पॉलिटिकल मैप काफी बदल गया, और साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इस लंबे हिस्टोरिकल फेज को अच्छी तरह समझने के लिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो एक टाइमलाइन बनाएं जो 20th सेंचुरी बीसीई के पहले साल से शुरू हो और 3rd सेंचुरी सीई के आखिरी साल तक जाए। ये पूरा पीरियड लगभग 500 साल का है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, उस टाइमलाइन पर इंपॉर्टेंट रूलर्स, किंगडम्स और मेजर इवेंट्स को मार्क किया जा सकता है, जिससे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी ये क्लियरली समझ में आ सके। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, जिसने नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अपने आप को एक शक्तिशाली और वैधानिक शासक दिखाने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जो एक महत्वपूर्ण वैदिक रिचुअल था। भले ही शुंग एम्पायर पहले के मौर्य एम्पायर से छोटा था, फिर भी पुष्यमित्र अपने राज्य को संभावित विदेशी आक्रमणों से बचाने में सफल रहा। ग्रीक्स के साथ शुरुआत में कुछ युद्ध लड़ने के बाद में उसने उनके साथ मित्रपूर्ण संबंध बना लिए। लेकिन शुंग एम्पायर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। पुष्यमित्र के शासन के लगभग 100 साल बाद ये एम्पायर समाप्त हो गया। इस दौर के दौरान वैदिक रिचुअल्स और धार्मिक प्रैक्टिसेस फिर से लोकप्रिय हो गए, लेकिन इससे अन्य धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास पर कोई रोक नहीं लगी। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट एक साथ पैरेलल रूप से विकसित होते रहे। अश्वमेध यज्ञ, जिसे उस समय कई रूलर्स ने परफॉर्म किया, अपने आप को राजा घोषित करने का एक रिचुअल था। इस रिचुअल में एक घोड़े को सैनिकों के साथ खुला छोड़ दिया जाता था। जहां जहां घोड़ा बिना रुके घूमता था, वहां की भूमि राजा के राज्य का हिस्सा मानी जाती थी। अगर किसी दूसरे रूलर ने घोड़े को रोक दिया, तो फिर यह तय करने के लिए युद्ध होता था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। इस पीरियड में संस्कृत फिलॉसफी और लिटरेचर लिखने के लिए एक प्रमुख भाषा बन गई। इस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग सूत्रास, जिसे पतंजलि ने कंपाइल किया। स्टूडेंट्स को याद होगा कि उन्होंने ग्रेड 6 के फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग क्लासेस में योग सूत्रास से जुड़ी कुछ विचारधाराओं के बारे में पढ़ा था। शुंगाज ने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को भी प्रोत्साहन दिया। शुंगा आर्ट का एक अच्छा उदाहरण आज के मध्य प्रदेश में स्थित भरहुत स्तूपा में देखा जा सकता है। ये स्तूप सबसे पहले शायद अशोका के समय बनाया गया था, लेकिन बाद में शुंगाज ने इसमें सुंदर तरीके से कटी हुई स्टोन रेलिंग्स और रिलीफ्स जोड़ दिए। इन कार्विंग्स में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां दिखाई गई हैं, और साथ ही लक्ष्मी जैसे फिगर्स, सिंगर्स और डांसर्स के ग्रुप्स और धर्म चक्र को संभालते हुए हाथी भी दिखते हैं। इन आर्टवर्क्स को बुद्धिस्ट आर्ट के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में गिना जाता है, और ये शुंग पीरियड के दौरान हासिल की गई ऊंची कला कुशलता को दर्शाते हैं। जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेस पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि शुंगाज ने अपने आसपास के कई पड़ोसी रीजन्स के साथ युद्ध किए। इनमें से एक शायद सातवाहनास थे, जिन्होंने लगभग 2nd सेंचुरी बीसीई से डेक्कन प्लेटो के बड़े हिस्सों पर शासन किया। उनका राज्य शुंग एम्पायर के दक्षिण में स्थित था। सातवाहनास को कभी कभी आंध्रास भी कहा जाता है।
ये एक शक्तिशाली डायनेस्टी थी जिसका साम्राज्य आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। अलग अलग समयों पर उनकी राजधानियां भी अलग रहीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अमरावती और प्रतिष्ठान यानी कि आज का पैठान है। उनके शासन के दौरान ट्रेड और बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा, जिससे राज्य समृद्ध बना। सातवाहना रूलर्स के जारी किए गए सिक्के भारत के कई हिस्सों में मिले हैं, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, जो ये दिखाता है कि उनका प्रभाव भारत के दोनों कोस्ट तक फैला हुआ था। इनमें से कई सिक्कों पर जहाज़ों की तस्वीरें बनी हैं, जो बताता है कि समुद्री व्यापार उनकी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन सिक्कों पर बने जहाज ये भी संकेत देते हैं कि सातवाहनास को शिप बिल्डिंग और नेविगेशन का अच्छा ज्ञान था। एग्रीकल्चर भी काफी विकसित था, खासकर उपजाऊ कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र में, जिससे राज्य को आर्थिक स्थिरता मिली। सातवाहनास के ट्रेड नेटवर्क्स इतने विशाल थे कि वो रोमन एम्पायर तक पहुंचते थे। वो मसाले, कपड़े, चंदन और लग्जरी आइटम्स जैसे हाथी दांत और गोते से चढ़ी हुई मोतियों का व्यापार करते थे। बदले में वो शीशा और सुगंधित ऑइंटमेंट्स इंपोर्ट करते थे। ट्रेड पर टोल्स और टैक्सेस वसूल कर राज्य को अच्छी आय होती थी। आर्थिक समृद्धि और काफी हद तक शांत राजनीतिक स्थिति के कारण इस दौर में लिटरेचर, आर्ट और कल्चर का काफी विकास हुआ, और सातवाहनाज ने इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सातवाहना समाज में राजकुमारों को अक्सर उनकी मां के नाम पर बुलाया जाता था, जो एक विशेष परंपरा थी। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनका नाम उनकी मां गौतमी बलाश्री के नाम पर रखा गया था। वे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली रानी थीं, जिन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स को भूमि दान की। नाशिक से मिली एक महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन उनके अधिकार और प्रभाव को दिखाती है। इस दौर के सिक्के भी राजा को लॉर्ड सातकर्णी, सन ऑफ गौतमी के रूप में बताते हैं, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, जो मां को दी गई महत्ता को और भी उभार कर दिखाता है। एक और महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस का सेट नानेघाट केव्स से मिला है, जो आज के पुणे के पास स्थित हैं। इन इंस्क्रिप्शंस में एक सातवाहना विधवा रानी का वर्णन है, जिन्होंने कई वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म किए, जिनमें अश्वमेध यज्ञ भी शामिल था, जो आमतौर पर पुरुष शासकों द्वारा किया जाता था। इन इंस्क्रिप्शंस में इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही रानी के दानों का भी विवरण है, जिनमें भूमि, गायें, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के और अन्य वस्तुएं शामिल थीं, जो प्रीस्ट्स, मेहमानों, कामगारों, स्कॉलर्स और मंक्स को दी गई थीं। ये इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हैं, और इनमें कुछ प्रारंभिक अंक भी मिलते हैं जो आज के नंबर्स से मिलते जुलते लगते हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक अंक भारत से ही उत्पन्न हुए हैं। सातवाहनाज वासुदेव यानी कि कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वे सहिष्णु शासक भी थे, जो अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को भी समर्थन देते थे। उन्होंने वैदिक स्कॉलर्स के साथ साथ जैन और बुद्धिस्ट मंक्स को भी टैक्स फ्री लैंड दिया, ताकि वो अपनी पढ़ाई और धार्मिक क्रियाओं को जारी रख सकें। सातवाहनाज ने बुद्धिस्ट मंक्स की ये गुफाओं का निर्माण किया, जैसे महाराष्ट्र के लोनावाला के पास स्थित कार्ला केव्स, जो अपने सुंदर पिलर्स और सॉलिड रॉक से कटे हुए स्टोन स्तूपा के लिए मशहूर है। सातवाहना आर्ट का एक और उदाहरण महाराष्ट्र के पित्तलखोरा केव्स से मिला एक यक्ष की मूर्ति है। इस मूर्ति पर लिखी इंस्क्रिप्शन बताती है कि इसे कन्हदासा ने बनाया था, जो दिखाता है कि उस समय के क्राफ्ट्समैन अलग अलग मटेरियल्स के साथ काम करने में निपुण थे और सिर्फ एक ही प्रोफेशन तक सीमित नहीं थे। 3rd सेंचुरी सीई तक आते आते सातवाहना एम्पायर छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में टूटना शुरू हो गया। इसके कई कारण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमजोर केंद्रीय नियंत्रण और धीरे धीरे गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी। एक बार फिर इस स्थिति ने क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने और नए राज्य स्थापित करने का मौका दिया, और इस तरह भारतीय इतिहास में राजनीतिक पुनर्संगठन का सिलसिला जारी रहा। चलिए थोड़ा पीछे उस समय में जाते हैं, जो ऊपर बताई गई प्रसिद्ध कलिंगा युद्ध के बाद का था। जब मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, तब कलिंगा एक बार फिर चेदी डायनेस्टी के शासकों के अंडर एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली क्षेत्र बन गया। इस डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे किंग खारवीरा। वे जैन धर्म के एक निष्ठावान अनुयायी थे, और कभी-कभी उन्हें भिक्षु राजा यानी मंक किंग भी कहा जाता था। जैन धर्म का पालन करने के बावजूद वे सभी धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान करते थे। आज के भुवनेश्वर के पास प्रसिद्ध उदयगिरी और खंडगिरी केव्स स्थित हैं, जो संभावना है कि जैन मंक्स के लिए बनाई गई थीं। इन केव्स में सुंदर तरीके से उकेरे गए पैनल्स, मूर्तियां और बड़े-बड़े कमरे हैं, जो सीधे पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इन केव्स का उत्तम डिजाइन और शानदार कारीगरी उस समय के क्राफ्ट्समैन की उच्च कला क्षमता को दिखाता है।
ये केव्स रॉक कट आर्किटेक्चर के बेहतरीन उदाहरण हैं, जिसमें इमारतें और कमरे एक ही पत्थर को काटकर बनाए जाते हैं। इस आर्किटेक्चर के बारे में स्टूडेंट्स आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन केव्स में से एक में प्रसिद्ध हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिलती है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये इंस्क्रिप्शन किंग खारवेला के काम और उपलब्धियों का साल दर साल वर्णन करती है। इसमें उनके सफल सैनिक अभियानों के साथ साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख है। इस इंस्क्रिप्शन में खारवेला गर्व से बताते हैं कि उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के तपस्वियों और ऋषियों की एक परिषद बनाई और खुद को एक गुणवान शासक बताते हैं, जो हर धार्मिक संप्रदाय का सम्मान करता था और सभी परंपराओं के मंदिरों की मरम्मत करवाता था। यहाँ एक बार फिर हम एक ऐसे शासक को देखते हैं जो सभी विश्वासों की रक्षा पर गर्व महसूस करता था, जो भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। इसी समय के दौरान दक्षिण भारत में तीन शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ: चेरा, चोला और पांड्य, जो लगभग सेकेंड या थर्ड सेंचुरी बीसीई से लेकर थर्ड सेंचुरी सीई तक सक्रिय रहे। ये राज्य अक्सर एक दूसरे से शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, लेकिन साथ ही ट्रेड, कल्चर और समृद्धि के विकास में भी योगदान देते थे। हमें याद होगा कि एम्परर अशोका का साम्राज्य इन दक्षिणी राज्यों तक नहीं फैला था। हाँ, उनका उल्लेख उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में जरूर किया है। इससे पता चलता है कि मौर्य शक्ति के चरम पर भी ये राज्य स्वतंत्र रहे। हालांकि खारवेला ने दावा किया था कि उन्होंने दक्षिण के कुछ राज्यों के शासकों को हराया था, जो उनके राज्य के लिए खतरा बन रहे थे। लेकिन ये युद्ध कहाँ हुआ, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, और न ही इस बात का सबूत मिलता है कि उन्होंने वास्तव में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया हो। दक्षिण में ये समय कई महान कवियों के उदय का भी था, जिनकी रचनाओं को मिलकर संगम लिटरेचर कहा गया। इसी वजह से इस युग को संगम एज कहा जाता है। संगम शब्द संस्कृत के संघ से आया है, जिसका मतलब होता है साथ आना या सम्मेलन, और यहाँ इसका अर्थ है कवियों की सभाओं से। संगम लिटरेचर दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है और इसमें कविताओं के कई संग्रह शामिल हैं। इतिहासकार इन कविताओं पर काफी निर्भर करते हैं ताकि उस समय के समाज, संस्कृति और मूल्यों को समझा जा सके। संगम कविताओं में प्रेम जैसे व्यक्तिगत भावों के साथ साथ वीरता, उदारता और सम्मान जैसे सामाजिक मूल्यों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। संगम ग्रंथों में तीन मुख्य शासकों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्राउन्ड किंग्स कहा गया है: चोला, चेरा और पांड्य। इनमें से चोलाज आगे चलकर दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली डायनेस्टीज में से एक बने। उन्होंने लगभग थर्ड सेंचुरी बीसीई से 13th सेंचुरी सीई तक दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर शासन किया। चोला वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे किंग करिकाला, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने चेरा और पांड्य की संयुक्त सेना को हराकर पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इस दौर की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में से एक है महाकाव्य सिलप्पदिकारम, जिसे द टेल ऑफ द एंकलेट भी कहा जाता है। ये संगम कविताओं के थोड़े समय बाद लिखा गया था। इसमें कन्नगी और उनके पति कोवलन की कहानी बताई गई है, जो चोलाओं के समृद्ध बंदर शहर पुहार में खुशी से रहते थे, जो आज के कावेरीपट्टनम के रूप में पहचाना जाता है। बाद में कोवलन एक नृत्य करने वाली स्त्री से प्रेम कर बैठता है और अपनी सारी दौलत खो देता है। अपनी गलती समझने के बाद वो कन्नगी के पास लौट आता है, जो उसे माफ कर देती है। दोनों मिलकर पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई जाते हैं, ये सोचकर कि वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। अपना गुजारा चलाने के लिए कन्नगी अपना एक पायल कोवलन को बेचने के लिए देती है, लेकिन उसे गलती से रानी के एक ऐसे ही पायल को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और पांड्य राजा के आदेश पर उसे मार दिया जाता है। दुखी कन्नगी अपने पति की निर्दोष होने का सबूत अपना दूसरा पायल दिखाकर देती है। राजा अपनी भारी गलती का एहसास होने पर सदमे से मर जाता है। इसके बाद कन्नगी मदुरई नगर को श्राप देती है और अग्नि देवता को बुलाकर शहर के विनाश का कारण बनती है। बाद में वो पश्चिम में चेरा राज्य जाती है, जहां उसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है। आज भी तमिलनाडु और केरल में कन्नगी की पूजा होती है। ये महाकाव्य न्याय के महत्व को दर्शाता है और शासकों को याद दिलाता है कि न्याय की रक्षा करना उनका धर्म है। साथ ही ये तीनों राज्यों के ट्रेड, शहरों और विभिन्न विश्वासों की एक झलक भी देता है। किंग करिकाला को उनके जन कल्याण के कामों के लिए भी याद किया जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कल्लनाई, यानी द ग्रैंड एनेकट, जो एक बहुत बड़ा और जटिल जल विभाजन तंत्र है। ये श्रीरंगम के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर बनाया गया था।
इस स्ट्रक्चर की मदद से कावेरी नदी का पानी डेल्टा के मध्य और दक्षिणी हिस्सों तक पहुंचाया गया। इससे अधिक भूमि खेती के लायक बनी और पूरा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ बन गया, जिसे बाद में साउथ का राइस बोल कहा जाने लगा। कल्लनाई को सदियों के दौरान कई बार रिपेयर किया गया है और आज भी इस्तेमाल में है। आज भी ये तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है और क्षेत्र की कृषि को लगातार सहारा देता आ रहा है। द चेराज, जिन्हें केरल पुत्रा यानी केरल के पुत्र भी कहा जाता था, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी हिस्सों पर शासन करते थे। उनकी राजधानी वंजी, जो आज के करूर तमिलनाडु के रूप में जानी जाती है। चेरा शासकों ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तमिल साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया और संगम कवियों को संरक्षण दिया, जिससे साहित्य और शिक्षा का खूब विकास हुआ। चेरा रोमन एम्पायर और वेस्ट एशिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। वे भारतीय वस्तुओं का निर्यात विदेशों में करते थे, खासकर मसाले, लकड़ी, हाथी दांत और मोती, जिससे उनका राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इतिहासकार इन प्राचीन व्यापारिक संबंधों के बारे में सिक्कों, इंस्क्रिप्शंस, विदेशी लेखकों के लिखे ग्रंथों, पुरातात्विक अवशेषों और खुदाई में मिले वस्तुओं के अध्ययन से जानते हैं। चेरा राजाओं ने अपने शासन के दौरान कई सिक्के जारी किए और इन सिक्कों पर अक्सर चेरा राज चिन्ह बना होता था, जो इतिहासकारों को इस राज्य की पहचान और इसकी अर्थव्यवस्था समझने में मदद करता है। पांड्य राज्य ने कॉमन एरा से कई सदियों पहले तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, जिनकी राजधानी मदुरई थी। समय के साथ कई पांड्य राजाओं ने राज्य का विस्तार किया और उसे शक्तिशाली बनाया। ग्रीक लेखक मेगस्थेनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पांड्य राज्य को एक समृद्ध और अच्छी तरह से प्रशासित राज्य के रूप में वर्णित किया है, जहां मजबूत आंतरिक व्यापार के साथ साथ ग्रीस और रोम जैसे दूर के क्षेत्रों से भी व्यापार होता था। दूसरे क्षेत्रों के शासकों जैसे खारवेला ने भी पांड्य राज्य से 100 मोती प्राप्त होने का उल्लेख किया है, जो दिखाता है कि उनके मोती कितने प्रसिद्ध थे। पांड्य एक मजबूत नौसैनिक शक्ति भी थे और समुद्री मार्गों पर उनका नियंत्रण था। बाद के समय में पांड्य शासकों ने कला, वास्तुकला और समग्र समृद्धि को भी बहुत बढ़ावा दिया। मोती एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु इसलिए थे क्योंकि वे दुर्लभ, कीमती और विदेशी बाजारों में खासकर अमीर लोगों और राज परिवारों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। पांड्य राजाओं ने कई इंस्क्रिप्शंस छोड़ी हैं, जिनमें उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति गहरी चिंता दिखाई है और सभी धर्मों और विश्वास प्रणालियों के प्रति सम्मान और सहयोग प्रदर्शित किया है। दक्षिण भारत की यात्रा पूरी करने के बाद अब हम फिर से उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस दौर में एक अलग तरह का ऐतिहासिक विकास हुआ। इसी समय कई विदेशी समूह उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश हुए और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और मध्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसे समझने के लिए हमें अलेक्जेंडर के इंडस क्षेत्र में हुए छोटे से अभियान के प्रभाव को देखना होगा। जब अलेक्जेंडर वापस गया तो उसने अपने कुछ गवर्नर्स, जिन्हें सैट्रप्स कहा जाता था, वहां छोड़ दिया। समय के साथ ये सैट्रप्स स्वतंत्र शासक बन गए और इंडो ग्रीक्स के नाम से जाने गए। मौर्य एम्पायर के पतन के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो लगभग आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बराबर था, इंडो ग्रीक्स के लिए आसान निशाना बन गया। हालांकि वे विजेता के रूप में आए थे, लेकिन वे भारतीय संस्कृति से गहरा प्रभावित हुए। ग्रीक और भारतीय परंपराओं के इस संपर्क से प्रशासन, कला, भाषा, धर्म और रोजमर्रा के जीवन में विचारों का मिश्रण हुआ, जिससे एक अनोखा सांस्कृतिक वातावरण बना। इस सांस्कृतिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है विदिशा के पास स्थित हेलियोडोरस पिलर। ये पिलर हेलियोडोरस, एक इंडो ग्रीक राजदूत के नाम पर है, जिनकी इंस्क्रिप्शन में वासुदेव को देवों का देव कहा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में 3 महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों, संयम, दान और चेतना का उल्लेख भी है, जिन्हें अपनाने से स्वर्ग प्राप्त होने की बात कही गई है। उत्तर भारत में हुई खुदाइयों के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, जिनसे हमें इन शासकों के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और निकल से बने होते थे। अक्सर सिक्के के एक तरफ राजा की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ ग्रीक देवता बने होते थे। लेकिन कुछ सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवता भी दिखते हैं, जो दिखाता है कि भारतीय धार्मिक विचारों का इंडो ग्रीक शासकों पर गहरा प्रभाव था। अंत में इंडो ग्रीक्स का शासन तब समाप्त हो गया जब एक और समूह, जिसे इंडो सिथियंस या शकस कहा जाता है, ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया।
शकस ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों पर 2nd सेंचुरी बीसीई के अंत से लेकर 5th सेंचुरी सीई तक शासन किया। वे इंडो ग्रीक्स के बाद शक्ति में आए और कुशाणास के आने तक शासन करते रहे। इसी शका काल के दौरान शका संवत कैलेंडर का विकास हुआ। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे होता है और जनवरी से मार्च के बीच 79 साल पीछे होता है। 1957 में शका संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। कुशाणा सेंट्रल एशिया से आए थे और लगभग 2nd सेंचुरी सीई के आसपास भारत में प्रवेश किया। अपनी शक्ति के चरम पर उनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर उत्तर भारत के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। उनका शासन सांस्कृतिक मिलन का एक महत्वपूर्ण दौर था और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव पड़ा। उनके सबसे महान शासकों में से एक थे राजा कनिष्क। वे सिर्फ एक शक्तिशाली सैनिक नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी बहुत बढ़ावा दिया, जिससे नए और अनूठे कला रूप विकसित हुए। राजा कनिष्क की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो लगभग 1.85 मीटर ऊंची है, उन्हें भारी कपड़ों, मजबूत जूतों और हाथ में हथियार के साथ दिखाती है। इससे पता चलता है कि वे एक शक्तिशाली योद्धा राजा थे और संभवतः ठंडे सेंट्रल एशियन क्षेत्र से आए थे। ये मूर्ति सिर विहीन यानी हेडलेस है, लेकिन इस पर लिखी ब्राह्मी लिपि की इंस्क्रिप्शन उनकी पहचान स्पष्ट करती है। इसमें लिखा है महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, जिसका अर्थ है महान राजा, राजाओं का राजा, देवपुत्र कनिष्क। ये उपाधि उनके द्वारा दावे की गई उच्च स्थिति और अधिकार को दर्शाती है। कनिष्क के शासनकाल के सिक्के भी हमें उनके राज्य और विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक सिक्के पर कनिष्क को भाला पकड़े हुए दिखाया गया है और उन्हें किंग ऑफ किंग्स कहा गया है, जबकि सिक्के की दूसरी तरफ बुद्ध की मूर्ति है और ग्रीक लिपि में बॉडो लिखा है। एक और सिक्के पर एक तरफ सम्राट की तस्वीर है और दूसरी तरफ भगवान शिव अपने बैल नंदी के साथ दिखाए गए हैं। अपने सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों को दिखाकर कनिष्क ने विभिन्न धर्मों और विश्वासों के प्रति अपना सम्मान दिखाया और धार्मिक सहिष्णुता और समरसता की नीति को प्रदर्शित किया। आज भी आधुनिक मुद्रा पर राष्ट्रीय नेताओं, प्रतीकों या सांस्कृतिक चिन्हों का उपयोग मिलजुल कर मूल्यों और पहचान को दिखाने के लिए किया जाता है। कुशाणाज ने सिल्क रूट के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे उनके शासन में व्यापार काफी बढ़ा। इस व्यापार ने भारत को एशिया के अन्य क्षेत्रों और पश्चिमी दुनिया से जोड़ा। पहले के इंडो ग्रीक शासकों की तरह कुशाणों ने भी ऐसी कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया जिसमें भारतीय और ग्रीक विचारों का मेल था। इस दौर में दो महत्वपूर्ण कला शैलियां विकसित हुईं, गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये शैलियां भारतीय विषयों को ग्रीक कला तकनीक के साथ जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस समय की मूर्तियों में कई देवताओं और धार्मिक रूप दिखते हैं जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं के शांत सह अस्तित्व को दर्शाते हैं। इसी दौर में सूर्य यानी सूर्य देवता जैसे देवताओं को मानव सदृश रूप में दिखाया जाने लगा। धार्मिक कला का भी बहुत विकास हुआ, जिसने आगे चलकर मंदिर वास्तुकला के विकास की नींव रखी। गांधारा कला शैली पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में विकसित हुई और इसमें ग्रीको रोमन और भारतीय कला तत्वों का मेल देखा जाता है। अधिकांश गांधारा मूर्तियां ग्रे ब्लैक शिस्ट पत्थर से बनाई जाती थीं और बहुत ही बारीकी से काम किया जाता था। इस शैली में बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें यथार्थ शारीरिक रचना और बहते हुए वस्त्रों का चित्रण मिलता है, जो ग्रीक कला के प्रभाव को स्पष्ट दिखाता है। गांधारा नाम हमें महाभारत के पात्र गांधारी की याद दिलाता है, जो दिखाता है कि भूगोल और साहित्य का आपस में गहरा संबंध है। मथुरा कला शैली आज के उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई। ये शैली अधिक शुद्ध भारतीय स्वरूप की थी और इसमें ग्रे पत्थर के बजाय लाल सैंडस्टोन का उपयोग किया जाता था। गांधारा शैली के मुकाबले इसमें ग्रीक प्रभाव कम देखा जाता है। मथुरा के कलाकारों में कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध, यक्ष और यक्षिणी जैसे भारतीय देवताओं के रूप बनाए। इस शैली की मूर्तियां आमतौर पर भारी, चिकनी और मजबूत दिखाई देती हैं। ये दौर भले ही राजनीतिक संघर्ष और युद्धों से भरा हुआ था, फिर भी ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और मेलजोल का एक समृद्ध समय था। इस काल की कला और वास्तुकला में विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंध स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन भारतीय धार्मिक विषय, खासकर हिंदू और बौद्ध विचार प्रमुख बने रहे। ये संस्कृत साहित्य का भी स्वर्णिम युग था, जब महाभारत और रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह और विकास हुआ। इस दौर को समझना हमें ये सिखाता है कि भारतीय इतिहास सिर्फ किसी एक राजा या एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली जीवंत प्रक्रिया है जो समय के साथ संपर्क, आदान प्रदान और समन्वय से बनी है। इसीलिए इस युग के इतिहास को बेहतर तरीके से अतीत की एक समृद्ध और विकसित होती हुई टैपेस्ट्री के रूप में समझा जाता है।